Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज मैं IBPS RRB क्लर्क प्री का लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, जो कि 45 मिनट्स का होता है। उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा मैं आपको। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी वीडियो देख सकते हो। और मोटिव यही है कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस दे पाऊँ कि 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, जो कि डूएबल होते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आ गई है इनइक्वालिटी, तो इसको तो मैं यहीं स्क्रीन पे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने बहुत बार बताया भी है आपको कि स्क्रीन पे ही सॉल्व हो जाता है ये। बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल की इनइक्वालिटी आती है आरआरबी की प्री के पेपर में, और इजी ही आती है क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है लोगों के। 75 प्लस मार्क्स भी आते हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि आपके अटैम्प्ट तो 70 के ऊपर ही ऊपर हों। 80 में से 80 अटैम्प्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 70 से तो ऊपर होना चाहिए। 75 से 70 के बीच में होना चाहिए अटैम्प्ट आपके, और उतने ही मार्क्स आने चाहिए एक्यूरेसी के साथ। तो आज ट्राई करते हैं उतने लाने के। ये मॉक टेस्ट मैं बता दूं आपको 2019 का एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो एक आपको लाइव एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि 2019 में पेपर कैसा आया करता था। ये मॉक टेस्ट मैं अर्श पे दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पे। इनइक्वालिटी मेरी हो गई है, देखिए आप देख सकते हैं। जैसे पाँच पाँच क्वेश्चन थे मेरे, 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन हो गए जो कि डुएबल हैं। और अब सिलॉक्स आ गया, और सिलॉक्स की मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, मेरे चैनल पे ही पड़ी है। आप लोग चाहो तो वहाँ जाके दे सकते हो। बेसिक टू एडवांस लेवल है वो। उसमें मैंने 30 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। आप लोग भी देख सकते हो, उसमें हर तरह के क्वेश्चन है। मैंने हर तरह का उसमें ट्रिक बता रखा है कि कैसे करा जाता है, क्वेश्चन समझा दिया है। अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। स्पीड आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए इसमें। आरआरबी के पेपर में स्पीड ही मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन तो 80 होते हैं और सिर्फ 45 मिनट्स होता है। अगर देखा जाए तो 1.25 मिनट मिलता है। ओ, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपकी स्पीड इसमें बहुत तेज़ होनी चाहिए। स्लॉग्स और ये मिसलेनियस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके, 1 या 2 मिनट में सारे क्वेश्चन, पाँचों के 5 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब मैं पज़ल पे मूव ऑन हो चुका हूँ। 7 पीपल हैं, फेसिंग नॉर्थ है। बस मैंने बताया ना, इसमें बहुत आसान पज़ल आती है। सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें। 7 लोग बैठे हैं और वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। और पॉसिबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि पज़ल में बनती ही बनती है, तो मैं साथ ही साथ बना के चलता हूँ कि ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और कोई कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, कोई एक पॉसिबिलिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी बन गई, नीचे वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि सी के लेफ्ट में बैठेगा एफ, और नीचे तो 7 मेंबर हो गए हैं तो कहाँ बैठाएंगे, इसलिए ऊपर वाली पॉसिबिलिटी सही है। और 44 सेकंड में देखिए आप, मेरी पज़ल बन चुकी है वहाँ पे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें पेपर बहुत इजी आता है, पर वैसे ही कट ऑफ भी आती है। तो आपको थोड़ा सा मतलब स्पीड बना के चलना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ। और क्वेश्चनों को ध्यान से बिल्कुल पढ़ा करें, क्योंकि इसमें अगर आपकी पज़ल कहीं भी 1-2% गलत भी हो गई है तो क्वेश्चन पढ़ने पे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ने से आपकी पज़ल सही भी बन सकती है। जैसा मेरी ये पज़ल थोड़ी सी गलत बन गई थी, लेकिन मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं तो मुझे पता चल गया कि सही पोजीशन क्या है उनकी। अब मैं दूसरी पज़ल पे आ गया हूँ। 7 पीपल हैं, ABCDEFG। इंटरव्यू पे जा रहे हैं वो लोग, डिफरेंट टाइम्स पे जा रहे हैं, और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो डिफरेंट टाइम में जा रहे हैं, तो यही होगा कि कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, है ना। तो 7 लोग मैंने ऐसे करके बना लिया है। मैं कोशिश करता हूँ सारी पज़ल को, मैं अगर ऐसे करके कोई पज़ल आती है उसको मैं फ्लोर बेस्ड पज़ल बना के चलूँ, क्योंकि इसमें मुझे आसानी पड़ती है।
आप लोग स्पीड देख सकते हैं कि सिर्फ 40 मिनट, अभी 40 मिनट 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, 40 मिनट हो चुके हैं। मतलब इसमें दिखा रहा है जो लेफ़्ट टाइम है, मतलब सिर्फ 5 मिनट मेरे हुए हैं और मेरे करीबन करीबन 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपके भी बन सकते हैं ऐसे करके। जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो 1 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, उनको स्क्रीन पे ही सॉल्व करा करें। दूसरी पजल भी मेरी बन चुकी है, अब मैं बस आंसर पे टिक कर रहा हूँ और आगे बढ़ जाऊँगा। ज़रा सा भी आपको फोकस इधर उधर नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस क्वेश्चन आप करते रहें। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा, जो वर्ड्स वाले होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें, अब इसी को करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत दे रखी होती हैं कि आपको पहले सिंबल आगे करना है या फिर नंबर पीछे करना है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि 80 में से 75 कट ऑफ जाती है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 के 80 क्वेश्चन करने चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 80 to 80 क्वेश्चन आप करें, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है कि 80 में से 80 क्वेश्चन आप कर लें, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएं, कुछ क्वेश्चन रह ही जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 70 to 75 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होने चाहिए और उतने ही आपके मार्क्स भी आने चाहिए। कोशिश करते हैं पहले मॉक टेस्ट में लाने की। अभी तक तो जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी लेवल का लग रहा है मेरे को। अगर आप मेरी सीरीज़ के जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं और मैंने डाले हैं, 10 लगभग 8 मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, 10 या 8 मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं। अगर वो आप सारे करके चले जाते हैं तो पहली बात तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जितने मैंने करे हैं, जितने मॉक टेस्ट में आए हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी रोज़ाना, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। इस मॉक टेस्ट को रोज़ रोज़ देने का मतलब यही होता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाए आपको, कि एग्ज़ाम में जाके आपको हिचकिचाहट ना हो कि आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जितनी मिस्टेक्स करनी है यहीं पे कर लो बैठ के मॉक टेस्ट में, एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक नहीं होती है। एक मार्क्स से लोग रह जाते हैं, मैं देखा है 0.5 मार्क्स से भी बच्चे को क्लियर नहीं करते हैं, और कट ऑफ आरआरबी की बहुत हाई जाती है। पिछले साल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जो उड़ीसा का एग्ज़ाम था, उड़ीसा स्टेट का, वहाँ की कट ऑफ थी 79.5 थी, मतलब 80 मार्क्स से आधा कम। तो आपके 80 में से 80 ही आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है इस टाइम पे। इसमें क्या रखा है कि 2 सब्ट्रैक्ट करना है ईच डिजिट से, और उसके बाद बताना है कि वो मल्टीपल है 3 का कि नहीं। तो आप सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें से -2 कर दीजिए। अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो 3 की टेबल में आएगा वो नंबर, जैसे 9 आएगा, और -2 करेंगे 7 तो नहीं आएगा। इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं रीजनिंग को आप जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसको 22 से 23 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दें, ताकि मैथ के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। 45 ही मिनट्स होते हैं, अगर आपने 22 मिनट इधर दे दिए रीजनिंग को तो आपके लिए मैथ में बचे सिर्फ 23 मिनट। तो मैथ के लिए ज़्यादा टाइम बचा के रखें आप अपने लोग, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। थर्टी 35 क्वेश्चन पे आ गए हैं, मेरा बस एक पज़ल और बची है, शायद 1 या 2 पज़ल, और अभी सिर्फ 9 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, 35 आ गए ना, 10 मिनट हो गए हैं। तो रीजनिंग में स्पीड तो बहुत तेज़ है, दिक्कत मैथ में आती है बस। अब इसमें आप क्वेश्चन की लेंथ देख सकते हैं, इसमें क्या बोल रखा है कि पहले आप
सारे डिजिट को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, फिर हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का डिफरेंस बताएं। तो बच्चे को ये करते करते कम से कम 50 से 40 सेकंड तो लग ही जाते हैं, कई बार 1 मिनट भी लग जाता है। लास्ट पजल है शायद, नहीं सेकंड लास्ट है, एक पजल और बची है मेरी। इसमें कह रहा है कि 6 पर्सन सेमिनार में जा रहे हैं, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अगस्त में जा रहे हैं और 2 डेट्स दे रखी हैं 9 और 20, ठीक है। तो इसमें मैं बना लेता हूँ पहले से, फरवरी को ऊपर लिखूँगा, मार्च और उसके नीचे जस्ट अगस्त, ठीक है। और जैसे डेट आती है, जैसे आपको कैलेंडर में दे रखा होता है ना, बिल्कुल वैसा करके बनाया करें। और ये काउंट कर रहा था मैं कि 31 और 30 डेज़ किस में आते हैं, ठीक है। 90 और 20 ऐसे हो गया, 2 कॉलम खिंच गए, तो 6 प्लेस बन गई हैं आपकी, आप देख सकते हैं। और ये मैंने पॉसिबिलिटी के लिए तुरंत दूसरे उधर कॉलम में बना लिया है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और मेरे पास जब जगह है और पेन है तो मैं चलाता रहूँगा अपना पेन और काम करता रहूँगा। पेन आपका चलता रहना चाहिए बस। अगर आपका पेन चलता रहेगा, क्वेश्चन करता रहेगा, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैं बना रहा हूँ। जो पहली कंडीशन दे रखी है, ई जो है वो ऑड नंबर डेट्स पे आएगा, तो ई को मैंने 9 के नीचे लिख रखा है कि ई तो यहीं पे आएगा। एफ़ लास्ट में नहीं आएगा, मतलब सबसे लास्ट में एफ़ नहीं करता है सेमिनार, तो एफ़ को वहाँ से कट कर देंगे। बी और सी के बीच में, बी के पहले उतने मेंबर होंगे तो सी के बाद में उतने ही मेंबर होंगे, इसमें मतलब सेम वाला है। ऐसी कंडीशन आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल आ जानी चाहिए अभी तक तो, क्योंकि ये लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को सब आता ही होगा। बस मैं यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट को देते कैसे हैं और मेरी स्पीड कितनी है और मेरी स्ट्रैटेजी कितनी है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ और कौन सा क्वेश्चन स्किप करता हूँ। अगर आपको ऐसे करके पजल सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये पजल भी बता दूंगा कि कैसे करी जाती है। 2 मिनट के अंदर मेरी ये पजल बन गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन पे टिक करना भी स्टार्ट कर दिया है। टिप्स यही रहेगी पजल को सॉल्व करने के लिए कि पहले तो आप एक सांचा बना लें। जैसे मैंने पहले सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया, जो ग्रिड बनाया था ना मैंने फरवरी, मार्च और अगस्त का, उसके बाद डेट लिख ली थी, जो ग्रिड मैंने पहले बना लिया है। उसके बाद उसमें जो एक डेफिनेट पोजीशन होगी किसी पर्सन की, तो मैं उसको वहीं पे क्लिक कर देता हूँ। 32 क्वेश्चंस हो गए मेरे और 32 मिनट्स मेरे बचे भी हैं, तो मतलब 13 मिनट में मैंने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि स्पीड बहुत अच्छी मान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छी स्पीड है। अगर आपके पास रीजनिंग के लिए पूरा 25 मिनट, मैथ के लिए 25 मिनट्स बच रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड है। 20 मिनट के अंदर आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, डुएबल होते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पज़ल में आपको क्या करना चाहिए कि जो कंडीशंस आपको डेफिनेट दे रखी हैं उसको आप तुरंत उस पर ग्रिड या फिर जहाँ पे आप लिखते हैं, जो मेन पज़ल होती है, आपका सांचा होता है, तो वहाँ पे लिख लें, और जो कंडीशंस होती हैं उसको नीचे नोट करते रहा करें। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग है, और ए इज सेकेंड फ्रॉम दी लेफ्ट, ए इज सेकेंड फ्रॉम दी एनी ऑफ द एंड। तो मैंने दो कंडीशन बननी है इसमें, 2 पॉसिबिलिटी ही बननी है सिर्फ, क्योंकि 2 ही एंड होते हैं। तो एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से मैंने लिख दिया है, उसके मैंने पॉसिबिलिटी के हिसाब से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, अब जैसा सब बोल रखा है। पहली वाली पॉसिबिलिटी करेक्ट हो गई, अब मैं क्वेश्चन पे भी मूव ऑन हो चुका हूँ। देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर मेरी ये वाली पजल भी बन गई है। ये मेरी लास्ट पजल है, इसके बाद मैं मैथ में स्विच हो जाऊँगा। इजी पेपर है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं है, इसको इजी पेपर कह सकते हैं आप। वो इसलिए कह सकते हैं कि जो मॉक में पेपर आता है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो थोड़ा सा एक लेवल अप होते हैं जो रियल पेपर आता है। आप देख लीजिए, कोई भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे कितने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे तब भी मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं। पर वो 10 मार्क्स आपके नीचे गिरा ही देगा। कोई भी मॉक टेस्ट देंगे आप, तो वो आपके 10 मार्क्स गिरा ही देगा। किसी में आपकी एक्यूरेसी, किसी में आपका लक, किसी में आपका हर एक चीज़ एक स्पून फिट हो जाएगी, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन जो मॉक टेस्ट डिज़ाइन करा जाता है वो इसी पर्पज़ से करा जाता है कि वो टफ बनाया जाए, जो एक्चुअल पेपर होता है।
पर ये एक एक्चुअल मेमोरी बेस्ड पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेमोरी बेस्ड पेपर है 2019 का। तो ये इतना टफ नहीं है, किसी कैंडिडेट की मेमोरी से कैप्चर करके पेपर बनाया है, ये डिज़ाइन करा गया है। अब जूनियर है, जूनियर को आपको पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद बताना है कि कौन से लेटर रिमेन अनचेंज्ड है। तो जूनियर लिख लीजिए, उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ऐसे करके आता है उसको लिख लीजिए नीचे, और फिर आप देख लीजिए, एक एक करके चेक कर लीजिए कि कौन सा रिपीट हो रहा है। आर रिपीट नहीं हुआ, ओ रिपीट नहीं हुआ, आई रिपीट नहीं हुआ, एन रिपीट हो गया। तो एक और कुछ रिपीट ही हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है बस, वो मतलब एन अनचेंज्ड है, बाकी सब तो चेंज हो गए। अब मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, बस एक क्वेश्चन रह गया उसमें, लेकिन छोड़ दूंगा, मैं स्किप कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास पूरे मैंने 16 मिनट लगाए हैं सिर्फ उसको अपनी रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए, सारी पूरी रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन रह गया मेरा, लेकिन अभी अब मेरे पास जितना टाइम बचा है मैं मैथ करूँगा इसमें। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन या फिर जो क्वाड्रेटिक आती है या फिर नंबर सीरीज़ आती हैं उसको आप पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद डीआई, और सबसे लास्ट में अर्थमेटिक। यही आप पैटर्न फॉलो करें। पूरे पेपर में सिंप्लीफिकेशन तो पक्का ही आनी है, प्री का पेपर है, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक, या फिर आपको जो इसमें सूट करे, जो आपको, क्योंकि दोनों ही एक सेम लेवल के ही हैं, कुछ कोई ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं है, सेम लेवल है। तो और उसके बाद नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ थोड़ा ऐसा होता है कि आपका लॉजिक फिट हो गया तो फिर सही है, नहीं हुआ तो फिर आप अटक जाओगे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा लास्ट में ही करता हूँ इन सब के बाद। और उसके बाद डीआई करता हूँ। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक डीआई से आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन में बस इन्वेस्ट करना होता है 1 या 2 मिनट पढ़ने के लिए एक बार, और जहाँ आपने उसको समझ लिया तो आपके 5 क्वेश्चन वो सिर्फ 20-20 मिनट 20-20 सेकंड में बन जाते हैं। तो कोशिश करा करें कि डीआई भी आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस कर लें पूरी। अर्थमेटिक में मैं मान सकता हूँ किसी की अच्छी होती है अर्थमेटिक, किसी की नहीं होती है, पर 80% लोगों की अच्छी नहीं होती है, थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। लेकिन जो डीआई होती है वो हर किसी की परफेक्ट होती है, हर कोई डीआई करता है। और मेंस में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो डीआई ही होती है। सिंप्लीफिकेशन मेरी हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अटक रहा है मेरा, देख सकते हैं। आप बस कोशिश करें कि आपके ये जितने मैंने ये 80 क्वेश्चन कराए हैं एक एक करके, ये 80 के 80 क्वेश्चन आप घर पे बैठ के अटैम्प्ट जरूर करें। एक एक क्वेश्चन आंसर आपका आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैं तो इसमें मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी करना है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट ऐसे स्पीड में नहीं देना है। मेरी अगर स्पीड से आप कम्पीट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन जरूर करेगा। अगर मैं स्किप भी कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर घर पे बैठ के करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, कहीं मिलते नहीं हैं क्वेश्चन ऐसे करके, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी रोज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे मॉक टेस्ट की, अगर आपने 5 मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं ऐसे करके रोज़ाना एक एक दिन के गैप में, तो आपकी अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक मोटिवेशन मिलेगी आपको कि हाँ मैंने 5 या 10 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में कैसे करके बैठना है या फिर कैसे करके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ एग्ज़ाम में, एकदम डिट्टो मैं ऐसे ही करता हूँ पेपर। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर डीआई, और लास्ट में क्वाड्रेटिक। रीजनिंग में भी ऐसे जो पहले आते हैं, इनइक्वालिटी आती है, सिलॉक्स आते हैं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं 2-4, उनको फिर लास्ट में पजल करता हूँ मैं। और सिंप्लीफिकेशन में आप लोग कभी भी पेपर में उतारिएगा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पेपर में करिएगा, बाकी कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। और आपको परसेंटेज का जो होता नहीं है, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना, वो आना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे 12.5 लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है 1/8,
और जब 80 का 1/8 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये सब बेसिक होता है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करा जाता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक तो एकदम पता ही होगा। नहीं तो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ लोग यूनिट मेथड भी यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में यूनिट मेथड के लिए भी कन्फ्यूजन दे रखा है कि 1 लास्ट में यूनिट है दे रखी है, इसलिए पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं इसमें। हंड्रेड और 150 की एक सीरीज़ आती है पूरी इस सिंप्लीफिकेशन की, टेलीग्राम पे पड़ी रहती हैं। आप अगर सर्च करेंगे ना कि सिंप्लीफिकेशन 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने डाल रखा है, अपना अपना PDF डाल रखा है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि हम आज आधे घंटे में ये 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कर देंगे। और जब आपके वो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर देंगे। ऐसी ही टेलीग्राम पे क्वाड्रेटिक की भी पड़ी है और अप्रॉक्सीमेशन की भी पड़ी है, ठीक है। और सिलॉक्स का नहीं पता, लेकिन मैथ का मैं बता रहा हूँ। मैथ का ये सब पढ़ा है PDF 100 क्वेश्चन की पूरी फुल PDF पड़ी है, तो विद आंसर, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, नंबर सीरीज़ की भी पड़ी है, तो अगर आप उसको लगा लेते हैं ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आपका इतनी अच्छी तरह कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको हर एक लॉजिक पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं थोड़े बहुत जो अर्थमेटिक होती है जो मुझे इजी लगता है मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी भी चीज़ में पड़ जाता है तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा मुझे इजी लग रहा है इसलिए मैंने सॉल्व करने की ट्राई करा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ये वैसे। अब मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बस मेरी DI बची है, शायद DI बची है, और जो अर्थमेटिक पार्ट है वो बचा है। तो DI मुझे पहले करनी है। DI में अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं यहाँ पे इसकी जो पिक होगी वो वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ऊपर, उसका आप लोड मत लीजिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत नॉइज़ हो रहा है इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ बार बार। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर हु विजिट इन ताजमहल मंडे टू फ्राइडे। तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, मंडे टू फ्राइडे बोला है, तो मंडे और फ्राइडे नहीं बोला है, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मंडे और फ्राइडे कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहा था तो आ नहीं रहा था। तो देख सकते हैं आप, इसमें अभी दिख तो रहा नहीं है, मैं लगा दूंगा। एक काम करूंगा मैं यहाँ पे ना, इसकी जो पिक होगी है इसकी सिर्फ DI की जो ये बार ग्राफ है उसकी मैं यहाँ पे ऊपर कहीं पे लगा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो इसमें नंबरिंग भी लिखी है, किसी किसी में नंबरिंग नहीं लिखी होती तो आपको उस पर फाइंड करना होता है कि क्या पे है, कहाँ पे पोजीशन पे है। एकदम आसान करके आ रखा है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आ रखा है। एवरेज पूछा है, आपको सब कुछ जोड़ना है, डिवाइड बाय 5 करना है, जितने नंबर ऑफ डेज हैं उससे डिवाइड कर देना है बस। फाइंड ऑन विच डे द नंबर ऑफ विजिटर ऑफ द ताजमहल द हाईएस्ट। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ में दे रखा हाईएस्ट किसमें, वेडनेसडे में है। बहुत ही ईजी लेवल का पेपर आता है। जो ये IPS RRB क्लर्क का जो ऑफिस असिस्टेंट होता है उसका जो पेपर होता है बहुत ईजी लेवल का आता है, और ईजी लेवल का है इसीलिए इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, आप अगर जनरल कैटेगरी का पकड़ के रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आपने जनरल कैटेगरी का पास कर लिया है तो आप चाहे किसी कैटेगरी में आते हो आप सब पास कर लेंगे। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो जो UP की गई थी पिछली बार, उत्तर प्रदेश की, वो थी 73, ठीक है। और
राजस्थान की शायद गई थी 75 के आसपास। बाकी उड़ीसा की तो मैंने बताया पहले आपको 79 गई थी। और यूजली ऐसी ही कट ऑफ जाती है। 2020 में भी यही गई थी, 2019 में भी ऐसी जाती है। 2019 में 74 गई थी यूपी की कट ऑफ। तो 70 प्लस ही जाती है कट ऑफ। तो आपका जो अटैम्प्ट होना चाहिए वो 75 के लगभग लगभग होना चाहिए। अगर आपका अटैम्प्ट 75 है तो आपके कुछ कुछ चांस बन सकते हैं। और बाकी नॉर्मलाइजेशन तो आप जानते ही होता है प्री के पेपर में। सारे अगर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और सारे क्वेश्चन पे अटैम्प्ट हुए हैं अच्छे खासे, तो आपको 1-2 मार्क्स मिलता है, बढ़ के मिलता है। और ये डिपेंड करता है सिर्फ पे। अगर आपका इजी पेपर आ रखा है तो फिर मार्क्स डिटेक्ट भी हो जाते हैं कई बार। डिटेक्शन तो मैंने कभी नहीं सुना है वैसे, लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है वो मैंने बहुत लोगों को सुना है। मेरे एक दोस्त का ही जो पिछली बार सिलेक्शन हुआ था उसका 5 मार्क्स प्लस हो गया था, तभी उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत वैल्यू होता है अगर एक्यूरेसी सही हुई तो। एज का क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन है एज का। फिर आप सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिक आप करके जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं भी बिल्कुल बेसिक करके ही जाता हूँ, क्योंकि बेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें प्री के लेवल में, प्री के एग्ज़ाम में। लास्ट DI है शायद ये मेरी, एकदम इजी लेवल DI है। देख सकते हैं आप, इसमें स्टूडेंट दे रखा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ दे रखा है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स दे रखा है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम सामने हमने क्वेश्चन पूछ लिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल C एंड E टुगेदर, हाउ मच % मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ D। तो B और C और E का गर्ल्स का वो निकाल लीजिए और D का वो निकाल लीजिए टोटल नंबर्स, और उसको मतलब परसेंटेज में ही निकाल लीजिए सब कुछ। कितना % ज़्यादा है वो बताना है। ये क्वेश्चन तो दिख रहा है, मैं इसको तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन पिछले वाले को जो बार चार्ट था उसको लगा दूंगा। ये क्वेश्चन तो पूरा साफ साफ दिख रहा है, इसमें नंबरिंग भी कर दी है इन लोगों ने। ठीक है, 23 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, 17 क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास पूरे 18 मिनट हैं। तो मतलब 1 मिनट पे एक क्वेश्चन मेरे पास है। काफ़ी सही स्पीड थी मेरी, इतना क्वेश्चन हो गया। लगता है कि 45 मिनट्स के अंदर ही अंदर 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। 80 नहीं तो, लेकिन उससे तो 75 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा मैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत ही इजी दे रखा है इन लोगों ने। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ही कितना है, 80 है। और डी के टोटल नंबर से पूछा गया है, तो डी का कितना है 70 और 90, 160। तो कितना ज़्यादा है, 1/2 हो गया, मतलब 50% है। बहुत ज़्यादा आसान पूछ रखा है इसमें। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी, बता रखा था ना 160, 70 और 90। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए 80 और 50, मतलब 13, 130। तो रेशियो बन गया 16:13। फोर्थ ऑप्शन था उसमें। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन BCE। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आपको कुछ फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने क्वेश्चन बस नंबरिंग दे रखी है, आपको प्लस करके डिवाइड करना है 3 से। हम लोग आ गए हैं इस पे नंबर सीरीज पे। इस पे आपको लॉजिक फाइंड करना होता है कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो किस लॉजिक से आ रहा है, और एक के मल्टीपल लॉजिक भी हो सकते हैं। 16 to 24 8 का डिफरेंस है, 24 to 36 12 का डिफरेंस है। फिर आगे डिफरेंस क्या आएगा, देख सकते हैं 8 12, 4 का डिफरेंस लेके चलते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है कंफर्म करने के लिए। 16 मैं प्लस करता हूँ इसमें 36 में, 16 प्लस करेंगे तो 52 आएगा। फिर अगर
4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 20 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 52 और 72 में 20 का डिफरेंस है, तो मतलब 52 राइट आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो काफ़ी इजी लेवल का है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो एकदम से इंक्रीज़ होकर आप देख सकते हैं 65,000 पे चला गया है। तो ऑब्वियसली मल्टीपल हो रहा होगा इसमें, अच्छा लेवल का मल्टीपल हो रहा होगा। चलिए देखते हैं। आप अंदाजे से भी कर सकते हैं कि 2 to 6 हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो गया। फिर 6 से 22 कैसे हुआ, 6 इंटू 3 18 प्लस 4 हो गया। फिर 22 से क्या लाना है कि जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो मैच हो जाए। करते हैं ये वाला क्वेश्चन, स्किप हो गया, स्किप कर दिया अभी के लिए, बाद में करते हैं इसको। क्वेश्चन को स्किप करना आपको आना चाहिए। आपको क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे से कैसे नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे दिमाग पे हिट नहीं कर रहा होता ना कि क्या लॉजिक है क्या नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, बाद में कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। असल में क्या होता है कि आपने उसके लिए सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो वही टाइम उसी टाइम में आपके क्या पता 2 क्वेश्चन और हो जाते, तो इसलिए आपको स्किप करना आना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना है। प्लस माइनस का भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ही का पेपर है, आप ही को मार्क्स लाने, कोई आपको वहाँ जज करने के लिए बैठा नहीं है, कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहा है वहाँ पे कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आते सारे सबको क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम के प्रेशर पे आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मायने रखता है। 5 क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, और मेरे पास पूरे 5 क्वेश्चन लगभग मैं वैसा बोल रहा हूँ, जो जो लाइन से क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन दिख गए मेरे को। अर्थमेटिक के ही हैं सारे वो वैसे, और मेरे पास 30 मिनट्स बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा मिनट है मेरे पास अभी। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन बचा है, वो भी करना है। अब इसमें रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 5:1, उसके बाद स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम आपको पता है कि बोट प्लस स्ट्रीम होता है, तो रेशियो में दे रखा है 6 और एक्चुअल में 24, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 4। तो आपको बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई कि 20 और 4 है। 20 बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। फिर आपसे पूछा गया है कि 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम में मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको केसलेट कहते हैं, इसको हम लोग केसलेट कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो बैंकिंग की लैंग्वेज होती है उसमें इसको केसलेट कहा जाता है। एक केसलेट डीआई कहा जाता है, जो बहुत स्मॉल लेवल की इसमें तो दे रखी है, पर ये बहुत कम से कम 5-10 लाइन की भी आती है। इसमें तो बहुत आसानी से दे रखा है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और डीआई एक ऐसी चीज़ है, डीआई में सब आता है, पार्टनरशिप भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क भी आ सकता है, परसेंटेज भी आ सकता है। ज़्यादातर सिर्फ परसेंटेज और रेशियो आता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पार्टनरशिप आ गया है। बोट एंड स्ट्रीम भी आता है, डिस्टेंस एंड टाइम भी आता है। डीआई तो होता ही है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब ही यही है कि कोई भी डेटा देंगे आपको उसको इंटरप्रेट करके सही आंसर निकालना है। डीआई आसानी होती है, हर कोई डीआई कर लेगा बहुत आसानी से। मेंस लेवल की तो नहीं कह सकते, लेकिन प्री लेवल का मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हर कोई कर लेगा। ये केसलेट भी मेरा बन चुका है, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन भी कर दिया है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हूँ मैं। आप लोग भी क्वेश्चन मेरे साथ करते करते रहें,
एकदम जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, एकदम वैसे ही कर रहे हैं आप भी क्वेश्चन। चाहे तो आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, या फिर इनकी स्क्रीनशॉट लेके घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके या फिर म्यूट करके, अगर आपको सुनना नहीं है मेरे को तो म्यूट करके भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। पाइप का एक क्वेश्चन आ गया है, सिस्टर्न एंड पाइप कहते हैं इसको। ये एक टाइम वर्क का ही क्वेश्चन होता है। इसमें बस ये होता है, जो इनलेट पाइप होता है, इनलेट मतलब पाइप से पानी अंदर गिर रहा है टैंक के अंदर, और आउटलेट मतलब पाइप से बाहर जा रहा है। तो जब इनलेट आएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो प्लस में होगी, जो आउटलेट होगा उसका माइनस में होगी। बस, और कुछ आपको ज़्यादा दिमाग इस पर लगाना नहीं है, बस ऐसे करके क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है। सबका आवर दे रखा है, आवर से आप एलसीएम लेके आप उसकी टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसा उसमें बोल रखा है कि ये पाइप यूज़ करके कितना टाइम लगेगा, वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा पूरा ऑलमोस्ट 10 मिनट बचा है, 9 मिनट बचा है मेरे पास, और मेरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं मेरे मैं उन्हीं को क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे डायगोनल का फॉर्मूला पता नहीं था। जबकि मैं सही लिखता हूँ, लेकिन जो डायगोनल का स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड रूट 2, जो इसमें दे रखा है साइड 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं बार बार उस रूट 2 को भी कंसिडर कर ले रहा था बार बार। इसका आंसर 6 सेंटीमीटर है। वैसे होता है ना, कोई कोई बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा तो आपसे भी नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में कम से कम 2-3 मिनट लगा देता हूँ, लेकिन तब भी मेरा नहीं बनता है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आप लोग ट्राई करें, ठीक है। आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ अब मैं। राइट एंगल वाला तो क्वेश्चन तो बना नहीं। अब मैं इस पे आ गया हूँ, जो मेरा ये क्वेश्चन बचा है ना नंबर सीरीज़ का, इस पे आ गए हैं। लॉजिक फाइंड करने की ट्राई करते हैं इसका। 2 से 6 कैसे आया? 2 इंटू 2 4 प्लस 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। फिर 22 कैसे आया? 6 इंटू 3 प्लस 4, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है। लेकिन प्लस कैसे हो रहा है? वो दुगना हो रहा है। 2 से 4 हो रहा है, फिर 4 से क्या होगा वो आगे देखिए। 22 इंटू 4 88, 88 प्लस कितना करें कि पहले 2 प्लस हुआ है, फिर 4 4 फिर प्लस 8 होगा, तो 96 का आंसर है मेरे हिसाब से। और फिर 96 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका 65,000 वाला आंसर आ जाएगा। तीन क्वेश्चन बचे हैं मेरे साथ इसके बाद।
आप देख सकते हैं कि आज का जो पेपर था वो इतना इजी था कि मेरे पास पूरे पूरे 5 मिनट बचे हैं, जो मैं कहाँ यूटिलाइज़ करूँ वो भी सोचना पड़ रहा है। लेकिन यूजली ऐसा नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आपको पेपर करना पड़ता है, और बहुत ही थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल आता है। ये तो इजी है, मेमोरी बेस्ड पेपर है इसलिए। तो आप देख सकते हैं इसमें टाइम बचा है, टाइम लेकिन बचता नहीं है। आप ये मान के चलिए इसमें टाइम बच रहा है, लेकिन इसमें टाइम बचता नहीं है। अगर आपका भी टाइम बच रहा है तो आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि टाइम आपका बच रहा है। उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करें, क्वेश्चन को रीचेक कर लें। लेकिन मेरे को तो वीडियो थोड़ी लंबी करनी नहीं है, छोटी शॉर्ट वीडियो रखनी है, तो मैं ऐसे सबमिट करने का ट्राई कर अब सोच रहा हूँ कि सबमिट कर दूँ उसको। अब मैं रीजनिंग का जो मेरा एक क्वेश्चन बचा है मैं उसको कर दूंगा, और इसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अब मेरे से हो नहीं रहा है ये क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि मेरा का वीडियो ज़्यादा लंबी करनी नहीं है, सबमिट भी करना है। सारे वॉबल को ड्रॉप करने के बाद नंबर से पहले आपका सिंबल होना चाहिए, और नंबर के बाद आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें। हाँ, ये वाला जो है @u5t जो है, इसमें u को ड्रॉप कर देंगे तो एक एक बन रहा है इसमें। पहले मेरा एक बन नहीं रहा था, तभी इसमें इतना टाइम लग गया था, मैं देख नहीं पा रहा था। वॉवल को ड्रॉप करा, यू को आप जब ड्रॉप कर देंगे तो आपका बनेगा @5t। तो आपका वो कंडीशन में पूरा स्पून फिट हो रहा है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, अब मैं इनको छोड़ देता हूँ इसका, ठीक है, लीव कर देता हूँ। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ पेपर को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दिखा दिए हैं, तो ठीक है, आप घर पे बैठ कर भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं मेरे। 78 समझ लीजिए अटैम्प्ट हैं, और 78 अटैम्प्ट हैं। सबमिट करते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं ज़रा इसको, पर होगा नहीं मेरे से, मुझे लग रहा है। इतनी देर में नहीं होता, अभी क्या होगा ये। जब माइंड पे क्लिक नहीं करती कोई चीज़ तो वो नहीं करती। आप समझ सकते हैं कि स्किप करने को मैं क्यों कहता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2.5 मिनट वेस्ट कर दिया है, तो इसको आप कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने वेस्ट नहीं करा है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा है, मैं इसमें और टाइम लगा सकता हूँ। नहीं बनना, सबमिट कर।
And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.